एक बार फिर कश्मीर घाटी में खून बहा है और एक बार फिर टारगेट वही थे, हिंदू। कई परिवार जो कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे, कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका धर्म पूछा जाएगा और हिंदू होने की सजा में उन्हें गोली मार दी जाएगी। आखिर क्यों आज के भारत में हिंदू होना ऐसा लगता है जैसे हमारी जान की कोई कीमत नहीं? क्या सिर्फ इसीलिए कि हिंदू चुप रहते हैं? 22 अप्रैल 2025, बेसरन घाटी पहलगाम। आतंकियों ने टूरिस्ट को लाइन में खड़ा किया, एक एक करके उनका नाम और धर्म पूछा। जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए झूठ बोला, तो उन कायरों ने उनकी पैंट उतार कर यह चेक किया कि वो हिंदू है या मुसलमान। इस जेनोसाइड में 26 लोग मारे गए। इनमें भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी और वो कश्मीर में हनीमून मनाने के लिए पहुंचे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा आईबी ऑफिसर मनीष रंजन को भी नहीं बख्शा गया। और कर्नाटक के वो टूरिस्ट कपल जिन्होंने इस घटना के कुछ ही समय पहले कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तारीफ करते हुए एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो भी आतंकियों की गोली ने उनसे छीन ली। उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है, जो लश्कर ए तोयबा का एक पिट्ठू है और पीओके से ऑपरेट करता है। ये आतंकी पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर नाचते हैं। ये वही आईएसआई है जो दशकों से भारत के खिलाफ साजिश रच रही है, चाहे वो 1993 का मुंबई ब्लास्ट हो, 2008 का 26/11 हो या अब ये पहलगाम का जेनोसाइड। इनका मकसद साफ है, हिंदुओं को टारगेट करना, भारत को अस्थिर करना और कश्मीर को भारत से अलग करना। लेकिन क्या ये आतंकी अकेले सब कुछ कर सकते हैं? नहीं। इन आतंकवादियों को तभी कामयाबी मिलती है जब उन्हें कश्मीर में से कुछ लोगों का साथ मिलता है। यहाँ मैं साफ कर दूं कि हर कश्मीरी ऐसा नहीं है। ज्यादातर कश्मीरी भारत के साथ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान की साजिश ने जहर भर दिया है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनकी सोच को बढ़ावा देते हैं। और यही वो मानसिकता है जो कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना देखती है। आखिर ये मानसिकता आती कहाँ से है? जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो हमें कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वीडियो मिले जो अपनी कश्मीर ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर ने बताया कि वो लोग छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहां उन्होंने एक टैक्सी बुक की, तो उस टैक्सी ड्राइवर ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो। जब उन्होंने अपने एक स्टेट का नाम बताया, तो उस ड्राइवर ने कहा कि अच्छा, तो आप इंडिया से हो। यह कैसी मानसिकता है? क्या वो लोग खुद को और कश्मीर को भारत का भाग नहीं मानते? यहाँ मैं सारे कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। एक तरफ भारत पीओके को वापस लेने की बात करता है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में कुछ लोग पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। ऐसे पीओके में हम क्या करेंगे जहां अपने ही देश के नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे? पीओके को वापस लेने से पहले हमें इन लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। कश्मीर के कुछ चुनिंदा लोगों की ऐसी मानसिकता पूरे कश्मीर को दबाव कर रही है। यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह कश्मीर की रोजी रोटी का सवाल है। जब कुछ लोग आतंकवादियों की साजिश को हवा देते हैं, जब वो पाकिस्तान के सपने देखते हैं, तो इनका खामियाजा पूरे कश्मीर को भुगतना पड़ता है। आतंकवादी हिंदुओं को मारते हैं और इनके समर्थक चुपके से तालियां बजाते हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं देखते कि इससे कश्मीर की खूबसूरती, उसका टूरिज्म, इसकी अर्थव्यवस्था सब चौपट हो रही है। जो पर्यटक कश्मीर की वादियों का दीदार करने आए थे, वो अब डर के मारे कश्मीर का नाम सुनकर भी कांपते हैं। कश्मीर की अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा टूरिज्म से आता है। 2024 में 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए थे, उनमें से ज्यादातर हिंदू थे। पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर, ये सारी जगह टूरिस्ट की वजह से ज्यादा चलती है, लेकिन इस हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोग डर के मारे अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स को लाखों का नुकसान हो रहा है। होटलें खाली हो रही है, दुकानें सुनी हो रही है। आतंकवादियों ने न सिर्फ हिंदुओं की जान ली, बल्कि कश्मीरियों की रोजी रोटी भी छीन ली। और इसका जिम्मेदार कौन है? वो आतंकी जो पीओके से ऑपरेट करते हैं और वो कुछ लोग जो इनका साथ देते हैं। लेकिन ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे भारत की शर्मिंदगी है। जब हिंदुओं का खून बहता है, जब कश्मीर की वादियां खून से लाल हो जाती है, तो ये सिर्फ एक राज्य का दर्द नहीं, बल्कि हमारे देश की एकता और सम्मान पर चोट है। और इस दर्द को और गहरा करते हैं वो लोग जो अपनी आवाज उठा सकते हैं लेकिन चुप रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन तथाकथित सितारों की, जिनके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिनकी एक आवाज लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन जब हिंदुओं का नरसंहार होता है, तो इन लोगों के मुंह पर टेप लग जाती है। आखिर क्यों? ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीनी मुद्दों पर ट्वीट की बाढ़ ला देते हैं, ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं का खून बहता है, तो इनकी आंखों में जैसे मोतियाबिंद आ जाता है। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में फिल्में शूट करते हैं, वहां की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा जाता है, तो इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलता। ये कैसा दोगलापन है? ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है,
हाल ही में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदू परिवारों पर हमले हुए, उनके घर जलाए गए, उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। ये 1990 के दशक की कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की याद दिलाता है। यहाँ मैं उन तथाकथित सेक्युलर पत्रकार और बड़े यूट्यूब चैनल जो दिन रात सेक्युलरिज्म का ढोल पीटते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप क्यों है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में पूछ रहे हैं कि ये तथाकथित लिबरल्स खामोश क्यों हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमले हुए तो कुछ पत्रकारों ने इसे बीजेपी की साजिश बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब कश्मीर में 26 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा गया, तब इनके मुंह से चू तक नहीं निकलता। ये कैसा सेक्युलरिज्म है जो सिर्फ हिंदुओं को गंगा जमनी तहजीब सिखाता है, लेकिन बाकियों की हिंसा पर आंखें मूंद लेता है। इन पत्रकारों को शर्मिंदगी नहीं होती जब हिंदुओं का खून अपने देश में बहता है। ये चुप्पी सिर्फ कश्मीर या बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में हिंदुओं की असुरक्षा को गहरा रही है। हमारे पड़ोसी देशों में हिंदू माइनॉरिटी खतरे में है, लेकिन भारत में जहां 80% हिंदू है, वहां भी हम सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी खतरे में है ऐसा ढोल पीटने वाले अपनी आंखें खोले और देखे असल में कौन खतरे में है। वो लोग जो कहते थे हमें भारत में डर लगता है, अब उनसे पूछो कौन डरा हुआ है। वो कर्नाटक का कपल जो कश्मीर की तारीफ में वीडियो बना रहा था, या वो 26 परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। यहाँ सवाल कश्मीर की सुरक्षा पर भी उठता है। कश्मीर में उरी, पुलवामा जैसे हमले हो चुके हैं और अब ये पहलगाम का नरसंहार। इतने बड़े हमले की भनक हमारी खुफिया एजेंसियों को पहले क्यों नहीं मिली। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को और सतर्क होने की जरूरत है। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद ऐसे हमले शर्मनाक है। ये बात जग जाहिर है कि पीओके आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है, जिसे पाकिस्तान सरकार और आईएसआई का पूरा समर्थन है। हर बार ऐसे किसी हमलों के तार पीओके और पाकिस्तान से जुड़े हैं, लेकिन इस बार भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इनमें 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी के साथ साथ कई और दूसरी नदियों का 80% पानी मिलता था, लेकिन अब पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर चेकपोस्ट यानी कि अटारी वाघा बॉर्डर, इसे भी बंद कर दिया गया। 7 देशों के लिए जो वीजा सिस्टम चलता था, उनमें से भी पाकिस्तानियों को रद्द कर दिया गया है। और हाल में जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद है, उन्हें जल्द से जल्द भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर को भारत से निकाला गया है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन से मिलिट्री एडवाइजर्स को वापस बुला लिया है। इसके अलावा भारत ने यूनाइटेड नेशन और एफएटीएफ में पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थन के लिए ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 3 आतंकवादी आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तानहा की स्केच जारी की है, जो पाकिस्तानी है और लश्कर से जुड़े हुए हैं। ये कदम अच्छे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? डिप्लोमेटिक कार्यवाही, बॉर्डर बंद करना, पानी रोकना, ये सब ठीक है, लेकिन हमें आतंक की जड़ तक जाना होगा। हमें एक ऐसा वन टाइम सॉल्यूशन चाहिए जिससे ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन लोगों को ऐसी एक सजा देनी होगी कि वो खुद अपने आतंकवादियों को भारत में घुसने से रोके। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। क्या अब हमें उससे भी बड़ा कदम उठाना चाहिए? उन 26 परिवारों के खून की कीमत सिर्फ बयानबाजी और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। मेरा सरकार से सवाल है कि क्यों इस हमले को पहले नहीं रोका जा सका? क्या कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में सिक्योरिटी ग्लिच हुआ है? क्या सरकार कोई और ठोस कदम उठाएगी? मेरा उन स्टार से सवाल है कि वो सब क्यों चुप है? गाजा पर आपकी जो इंसानियत जागी थी, वो कश्मीर में हिंदुओं की मौत पर कहाँ गई? और कुछ सेक्युलर पत्रकार जो हिंदुओं के नरसंहार पर खामोश क्यों है? मेरी सरकार से विनती है कि वो कोई ठोस कदम उठाए जिससे आगे और किसी को धर्म के नाम पर टारगेट ना किया जाए।